हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। एक पूछ रहा है सर कहाँ हो आप? तो भाई यहीं पर हूं। ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए, दिल पर क्लिक करेंगे सभी लोग, दिल बनाकर भेजें, आग लगाकर भेजें। चैटिंग कैसे नहीं चल रही है भाई? हेलो हेलो हेलो। एक सेकंड दीजिएगा। हेलो, एक सेकंड, मुझे तुम्हारी चैट नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, अब दिखाई देने लगी है चैट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सेकंड दीजिएगा। वो चैट एक बार हैंग हो गई थी भाई। तो ना लेक्चर चलाने के बाद में थोड़ी देर वहीं पर देख लिया करो लेक्चर, ठीक है? अब ये चैट की साइज थोड़ी बड़ी कर दो, कंट्रोल प्लस कर दो फटाफट। बस। हाँ चलिए। हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी फॉर द डिले, मैं आपको डिले का कारण भी बता देता हूं। तब तक सभी लोग दिल बनाकर भेजें, आग लगाकर भेजें। हाँ है ना? एक्चुअली हुआ क्या, वो जो कल एक ग्लिच आया था ना स्लाइड मैप वाला, इसी को ही सही कर रहे थे। इसमें फिर से कुछ थोड़ी गड़बड़ हुई तो मैंने कहा एक बार 5 मिनट रुक जाते हैं, क्योंकि आज भी अगर ये स्लाइड मैप नहीं चालू हुआ, डाउट पूछने का प्लेटफॉर्म तुम्हें नहीं प्रोवाइड किया, तो बच्चे भांजे भांजियां कहीं गुस्सा ना मान जाए। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो भाई रुक जाते हैं, कोई बात नहीं थोड़ा। हाँ है ना? ठीक है। और दूसरा भाई, तुम लोगों का प्यार है, साथ साथ में कुछ लोगों की नजर भी है। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब होगी, बुखार है आज, तो अगर मेरी एनर्जी आपको थोड़ी सी डाउन लगे तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा, बट ऐसा मैं लगने नहीं दूंगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस यस यस, रंग बिरंगे दिल आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। धमाकेदार शुरुआत हमारी हो चुकी है। धीरे धीरे अपने आप को सर हम वापस से स्टडी टेबल पर एडजस्ट कर रहे हैं, और जेई प्रिपरेशन हमने बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लक्ष्य जेई है ना, जेई का सबसे बड़ा बैच, जहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है, जेई में सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उस बैच में आपका स्वागत है। और इस बैच में है आप, तो आप ही सेलेक्ट होने वाले हैं भाई इस बार। डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है? हाँ है ना? तो आज के इस लेक्चर में सर क्या क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताओ। हाँ है ना? तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास में है भाई प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इस चैप्टर का सबसे अहम और सबसे बड़ा हिस्सा दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उस पे चलेंगे। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल की भी बात करेंगे, ठीक है? सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। फिर मैंने तुम्हारे हर बार मैं क्या करता हूं, हर क्लास के बाद में तुम्हारे जो है वो कमेंट पढ़ता हूं। तो कुछ बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि सर 4x4 वाला दोबारा से बता दो, तो बता दूंगा, ठीक है? हाँ है ना? और कोई भी आपका छोटे से लेकर छोटा और बड़े से लेकर बड़ा कोई भी डाउट हो, प्लीज जरूर पूछिएगा, ठीक है? हाँ है ना? और ये छोटे मोटे जो ऐसे मतलब बोलते हैं ना रोस्टिंग वाले रिप्लाई चलते रहते हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्लास का माहौल थोड़ा लाइट रखने के लिए वो चलता रहता है। वरना तुम खुद सोचो, एक ही टोन में अगर मैं पढ़ाने लग गया, कोई जिसमें हंसी मजाक नहीं है, तो आपके लिए ये 2 घंटे जो है वो बड़े ही सरदर्द वाले हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को समझते हैं। और जितने भी बच्चे ये सब लिख रहे हैं कि डिब्बी नंबर 2, तो डिब्बी की आप मेंशन करना क्लास के एंड में, ठीक है? अभी हम डिब्बी डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे ही मैं एक बार पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लूं, उसके बाद में एंड में जाएंगे तो मैं आपको डिब्बी नंबर 2 भी समझा दूंगा कि उसमें क्या करना है, ठीक है बेटा? हाँ, बता दूंगा, आई प्रॉमिस। डिब्बी नंबर 2 आज की क्लास के एंड में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? सही है? कोई बात परेशान तो नहीं कर रही? और डिटर्मिनेंट चैप्टर कैसा लग रहा है जल्दी से मुझे बताओ। अब तक इजी या हार्ड, इन दोनों में से एक बताओ, क्योंकि मीडियम तो कुछ होता ही नहीं है भाई। इजी या हार्ड में से आपको क्या लग रहा है, जल्दी से बताइए। हाँ, डिब्बी नंबर 2 मैं बता दूंगा ना भाई, एक बार अपनी डिस्कशन होगी, बार बार चैट में ना लिखे। शाबाश। मुझे इस सवाल का जवाब दो। अगर इजी लिख रहा है तो ई लिखकर भेजो, हार्ड लग रहा है तो एच लिखकर भेजिए प्लीज। इजी पीजी है, बिलीव मी, मैंने आपको ऐसे ही नहीं बोला था।
क्लास 12th के मैक्सिमम चैप्टर्स फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी एंड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडिपेंडेंट। अभी तो वेक्टर 3D पढ़ोगे, तुम्हें मजा आ जाएगा। हाँ, इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया। और जिन भी बच्चों को हार्ड लग रहा है, पहली चीज तो अपने आप को पनिश ना करें कि सर सबको इजी लग रहा है, मुझे हार्ड कैसे लग रहा है। हो सकता है आपने कुछ चीजें मिसअंडरस्टैंड कर ली हो, है ना, आपने कुछ चीजें ध्यान से ना सुनी हो। तो जब भी आपको सिचुएशन हार्ड लगे, उसका एक ही इलाज है बेटा, एक ही इलाज है ना। जब भी आपको आगे चलकर, अभी इजी लग रहा है बहुत अच्छी बात है, बट मेरे लिए, मतलब मेरा आपके लिए एक स्मॉल सा मैसेज है, इसको मंत्र की तरह इस्तेमाल करना है कि कभी भी आगे चलकर भी कोई सिचुएशन अगर हार्ड आएगी तो हमारे पास में सिर्फ एक ही इलाज है, दैट इज री अटेम्प्ट। क्वेश्चंस को फिर री अटेम्प्ट करके देखो, कहां पर गलती हो रही है उसको पहचानो, सर ने क्या बताया उसको देखो, और रिवीजन वापस से एक बार जाके देखिए प्लीज। ठीक है, री अटेम्प्ट और रिवीजन, समझ में आएगी नहीं समझ में? बस ये वाली चीज ध्यान रखनी है आपको। जब भी कोई सिचुएशन हार्ड लगे, एक बार घर पे जाके रिवाइज कर लिया, उसको अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड मत होने देना, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो अलग ही टाइप का है सर। एक बार थोड़ी सी कोई चीज डिफिकल्ट आई तो हमारा दिमाग हमें ये बोलने लगता है पूरा चैप्टर डिफिकल्ट है, पूरा चैप्टर डिफिकल्ट है। नहीं है पूरा चैप्टर डिफिकल्ट भाई, मजेदार चैप्टर है, मजे आने वाले हैं। ठीक है, हाँ ना। चलिए, तो जैसा कि आप क्लास की प्रथा समझ ही गए हैं कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जिससे हमारी बहुत अच्छी फुल फ्लेज रिवीजन भी हो जाती है, और साथ में हमारे पिछले क्लास की रिवीजन भी मैं आपको करवा देता हूं, और साथ में सर अगली क्लास में भी मदद मिल जाती है। ठीक है, आ जाइए प्लीज, स्टार्ट करें। हाँ, जल्दी से बताओ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बताता हूं, आप जरूर मुझे बताइएगा कि आपका जवाब क्या है। फटाफट आपके सामने ये रहा। ठीक है, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द स्मॉलर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर डिलीटिंग रो एंड कॉलम ऑफ द गिवन एलिमेंट। वो बोल रहा है कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना हो तो उसका रो और उसके कॉलम के एलिमेंट्स उड़ा दो, उसके बाद में जो हमें छोटा डिटर्मिनेंट मिलता है, उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी, उससे छोटा डिटर्मिनेंट बनाकर जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वही उसका माइनर कहलाएगा। यस और नो? सर ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। ठीक है, ये बात एकदम ट्रू है। अगर 2x2 वाला है तो आपको एक छोटा डिटर्मिनेंट 1x1 का मिलेगा, मतलब वही एलिमेंट वैल्यू कहलाएगी। 3x3 में अगर आप माइनर पता कर रहे हैं तो रो और कॉलम डिलीट करने के बाद में आपको 2x2 का एक डिटर्मिनेंट मिलेगा, जिसको आप सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे। अगर आप 4x4 में किसी का माइनर ढूंढ रहे हो, किसी एलिमेंट का, तो रो और कॉलम डिलीट करने के बाद में आपके पास में 3x3 का एक डिटर्मिनेंट बचेगा, उसकी वैल्यू विल बी द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर एंड माइनर। कोफैक्टर और माइनर के बीच में क्या रिलेशन होता है? सर बहुत ही सिंपल सा रिलेशन होता है, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर Cij इज -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij। माला समझ लेला, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल सही। अब एक बच्चा लिख रहा है कि सर कोफैक्टर हमेशा माइनर का नेगेटिव टाइम्स ही होता है, तो ये बात तो गलत है ना भाई, तूने बात पूरी सुनी नहीं। देखो डाउट सिंपली उस बेसिस पे आते हैं कि भाई आप पूरी बात सुनी नहीं रहे हो। कोफैक्टर हमेशा माइनर का नेगेटिव टाइम्स नहीं होता बेटा, कभी कभी बराबर भी होता है, कभी कभी नेगेटिव टाइम्स होता है, डिपेंड कि आप कौन सा एलिमेंट का कोफैक्टर पूछ रहे हो। i प्लस जे अगर इवन होगा तो माइनर और कोफैक्टर बराबर होंगे, i प्लस जे ऑड होगा तो माइनर और कोफैक्टर अपोजिट साइन के होंगे। द वैल्यू ऑफ माइनर Aij डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ Aij। मतलब वो बोल रहे हैं कि किसी एलिमेंट का आप माइनर निकालने जाते हो तो उसकी खुद की क्या वैल्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं, जैसे 2 1 3 -1 4 5 1 7 8। मैंने आपसे पूछा कि 2 का मुझे माइनर बताओ, तो सर ये कॉलम और ये रो तो उड़ा दी हमने, रो और कॉलम उड़ा दिया। अब हम 4 5 7 और 8 इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज दिस इज 32 - 35, तो माइनर आ गया -3। अब ये जो वैल्यू आपने -3 निकाली है, क्या इसमें 2 का कोई रोल है? सर कोई रोल नहीं है। माइनर में एलिमेंट का कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि आप उसके रो और कॉलम को तो डिलीट कर दे रहे हो, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट भी कैसी है? ट्रू है। और रिवीजन वाली बात आपको नोट्स में नहीं लिखनी, नोट्स में नहीं लिखनी, ठीक है जी। आ जाओ, वी हैव टोटल दिस डैश ऑप्शंस या वेज टू एक्सपेंड ए 3x3 डिटर्मिनेंट। एक 3x3 डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए या उसकी वैल्यू निकालने के लिए कितने ऑप्शंस होते हैं?
सर हमारे पास में टोटल 6 ऑप्शंस होते हैं, या तो उसको रो 1, रो 2, रो 3 या कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड कर दो। मैं 3x3 डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं। टोटल हमारे पास में 6 ऑप्शंस होते हैं। द वैल्यू ऑफ एनी डिटर्मिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये जो आपने 6 वेज बताई, ये वेज क्या है? तो सर ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है, मैं बोल के बताता हूं, आप यस और नो में जवाब देना, क्योंकि लिखूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कि किसी भी रो के एलिमेंट्स उठा लो, उनको उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स उठा लो, उनको उनके करस्पॉन्डिंगली कॉलम के, जो भी कॉलम के आपने एलिमेंट्स उठाए हैं उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो हमारे पास में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाती है। क्या मैंने सही बोला? यस और नो जल्दी से बताइएगा प्लीज। हाँ, रो उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, जोड़ दिया। अगला सवाल, इफ एलिमेंट्स ऑफ रो 2 आर करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ रो 3 एंड देन एडिड, मतलब रो 2 के एलिमेंट्स को रो 3 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, द रिजल्टेंट वैल्यू इज, द रिजल्टेंट वैल्यू इज, जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज। कुछ लोग चैट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एक बार लेक्चर स्टार्ट हो जाए उसके बाद में पार्टिसिपेट मत करना, बट रिवीजन में हमेशा पार्टिसिपेट करना है, चाहे आप चैटिंग करते हो कि नहीं करते हो, चैटिंग जरूर करनी है भाई, रिवीजन वाले पार्ट तक। द रिजल्टेंट वैल्यू इज 0। किसी भी रो को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो वैल्यू विल बी 0 ऑब्वियसली। जनरली वी एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम। हमारे थॉट में क्या है सर, हम किसके अलोंग ओपन करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट को? सर जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट हो, है ना, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट हो। द वैल्यू ऑफ द कोफैक्टर डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ, जो कि डेल्टा सी से डिनोट किया जाएगा। यहां पर थोड़ा सा क्या है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, काला खट्टा सिचुएशन है। सर ये काला खट्टा सिचुएशन क्या होती है भाई? अब ये सिचुएशन जो है थोड़ी इमेजिनरी सिचुएशन है, कि जिन भैया ने, हमारे जो बैकएंड में भैया बैठे हैं जिन्होंने हमारे लिए, आपके लिए मेहनत की है और मेरे लिए भी सपोर्ट दिया है, जिन्होंने ये पीपीटी टाइप की है, तो कई बार यहां पे डेल्टा सी लिखना था, डेल्टा ई लिखा गया। अब टाइप करते वक्त वो कहीं पर किसी के ख्यालों में है और चौपाटी पर घूम रहे हैं समुद्र किनारे, और वहां पर काला खट्टा जो गोला आता है ना बर्फ वाला, वो खा रहे हैं। तो अब इमेजिनेशन कहीं और है, लिख कुछ और रहे हो, तो इसलिए क्या हो जाता है सर, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो डेल्टा सी कोफैक्टर डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ। अगर डेल्टा की वैल्यू -7 है, तो मतलब डिटर्मिनेंट की खुद की वैल्यू -7 है, तो कोफैक्टर डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ। अगर उसका ऑर्डर 2x2 है, तो सर 2x2 है, तो इसमें तो डेल्टा सी डेल्टा के ही बराबर होगा, दैट इज -7। और अगर वो 3x3 वाला है, तो डेल्टा सी विल बी इक्वल टू डेल्टा का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 49। क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोफैक्टर डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू की पावर n-1 होता है, जहां पर n क्या होता है, ऑर्डर। बोल रिवीजन हो रही है कि नहीं हो रही भाई? पूरी रिवीजन करवा रहा हूं विद एग्जांपल। अगला -49 नहीं आएगा बेटा, -7 और +49, क्योंकि आपने -7 का स्क्वायर कर दिया ना भाई, -7 का स्क्वायर, तो +49 इज द करेक्ट आंसर। शाबाश। द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 2 आर करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ रो 2, देन एडेड, multiplied with the cofactors of row 2 and then added, the resultant value is। अगर हमने कॉलम 2 के तो एलिमेंट लिए, कॉलम 2 के तो हमने एलिमेंट्स लिए, और कोफैक्टर हमने रो 2 के ले लिए, उनको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर दे तो वैल्यू क्या आएगी? आप ध्यान से देखो, मैक्सिमम बच्चे आंसर लिख रहे हैं 0। भाई मैंने कॉलम 2, ये कॉलम 2 है भाई, ठीक है, कॉलम 2 के एलिमेंट्स लिए हैं और उसको रो 2 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है, और करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया तो आंसर 0 आ जाएगा। सर दैट वी कांट कमेंट, हमें नहीं पता सर वो वैल्यू क्या आएगी, वो कुछ भी आ सकती है। हाँ 0 भी आ सकती है, वो वैल्यू जो है वो कुछ भी आ सकती है, हम उस पर कोई कमेंट ही नहीं कर रहे,
ठीक है, हाँ रैंडम कोई भी वैल्यू आएगी, बिल्कुल सही, दिस कैन बी एनीथिंग, बहुत बढ़िया। अब एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन की छोटी सी चीज बताई थी कि सर ये एक क्यूबिक है जिसके 3 रूट्स होंगे, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछा है। तो आपने सर हमें क्या बताया कि अगर इस इक्वेशन की डिग्री 3 है तो इसकी सारी टर्म्स लिख लो, x की पावर 3 की टर्म, फिर x की पावर 2 की टर्म, फिर x वाली टर्म नहीं है तो उसको भी लिख लिया, और फिर इसके ऊपर लगाइए सर प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये जो आप पूछते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो सबका डिनोमिनेटर तो सर सेम रहता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा, और सबका डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 2। अब यहां से आगे बढ़ तो माइनस इंटू -7 इसके ऊपर आएगा, प्लस इंटू 0 इसके ऊपर आएगा, और माइनस इंटू 13 इसके ऊपर आएगा। तो सर ये वाली वैल्यू होगी 7/2, ये वाली वैल्यू होगी 0, और ये वाली वैल्यू होगी -13/2। क्लियर है भाई? बस इतना ही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बस इतनी ही हमें रिवीजन करनी है। एक बार यहां पर कुछ बच्चों ने बोला कि सर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू एक बार और आप, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट आए कि सर अगर मैं रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करूं तो वैल्यू कुछ और आ रही है, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करूं तो वैल्यू कुछ और आ रही है। अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये होमवर्क दिया था, घर पे जाके वापस से रीअटेम्प्ट करके देखना। कितने बच्चे ऐसे हैं, चैट सेक्शन में मुझे बताओ, जस्ट रेज योर हैंड या से एनीथिंग, ठीक है, दिल बनाकर भेजना, वो वाले बच्चे जिनका कल क्लास में आंसर सही नहीं आया बट घर पे जाके उन्होंने अलग अलग तरीके से वैल्यू कैलकुलेट की तो उनका आंसर सही आ गया। मैं इस सवाल का जवाब नहीं पूछ रहा, ये तो हमारा -9 ऑलरेडी आ चुका है। मैं ये पूछ रहा हूं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो कि -45 आई थी आई बिलीव। कितने बच्चे ऐसे हैं कि सर पहले इंस्टेंस पे गलत लिखना पर घर जाके सही हो गया। जैसे मैं इसको अगर रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करूं तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस इंटू 2, इसके साथ 3 क्रॉस 3 वाला डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा, ये वाला, 0 1 -2 1 -1 1 -1 5 और 0। फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा +1। अब इसके रो और कॉलम उड़ा दो तो 0 1 -2 3 -1 1 0 5 0, ठीक है। उसके बाद में सर अगला क्या है, दैट इज प्लस माइनस प्लस, तो प्लस इंटू 0 इसके लिए तो कुछ भी मत लिखो, और फिर यहां आएगा -1, है ना, क्योंकि आप इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका कॉलम और इसका रो उड़ाने के बाद में हमारे पास में बचा 0 0 1 3 1 -1 0 -1 5। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो, क्या बोलती है पब्लिक, है ना। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात है नहीं। एक बच्चे को पता है डाउट क्या आया, उसने बोला कि सर मैं रो 2 के अलोंग ओपन कर रहा हूं, मैंने कमेंट पढ़ा है, बोले सर मैं प्लस माइनस लगा रहा हूं तो सर मेरा आंसर तो गलत आ रहा है। तो भाई तू यहां प्लस लगा ही क्यों रहा है? ऐसा थोड़ी है कि हर रो की स्टार्टिंग में प्लस लगेगा, हमेशा यहां प्लस लगेगा, उसके बाद में ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस, फिर नीचे आ रहे हो तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, नीचे आ रहे हो तो फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे लगेगा। और वैसे भी आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ये प्लस माइनस साइन आता कहां से है, -1 की पावर i प्लस जे, और आई जे क्या है, जिस भी नंबर के ऊपर आप प्लस या माइनस लगाना चाहते हो उस नंबर का एड्रेस। आई मतलब उसकी कॉलम का नंबर, जे मतलब उसके रो का नंबर। क्लियर है? हाँ, दिस आंसर इज -45। ठीक है, डाउट अभी चेक नहीं कर रहा हूं, ये पिछली क्लास की बातें चल रही हैं। कोई है जिसको कोफैक्टर पूछना हो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का? इनमें से अगर किसी का आपको कोफैक्टर चाहिए तो बता दो, वरना अगर ये हो गया है तो डन लिखकर भेज दो। वैसे ये डिब्बी था भाई, अगर हो गया है तो डन लिखकर भेज दीजिए कि हां सर ये सही लिखा हुआ है। यस यस यस, डिब्बी नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा, घबराओ मत। डन, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये तो हो ही गया सर, कोई चीज नहीं पूछनी, बहुत बढ़िया। चलिए अब वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं, मैं आपके सामने फिर से कुछ सवाल पुटअप कर रहा हूं। आपका सर तरीका क्या है या फिर आपका टास्क क्या है, आपको क्या करना है, उसको नोट नहीं करना है, उसके लिए थॉट लगाना है,
ठीक है, और रफ कॉपी में सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है, ठीक है। चलिए, ये रहा जी आपके सामने सवाल। अब की बार सवाल थोड़ा एसिडिक है और ये सोचने वाला सवाल है। समझ में आया कैसा सवाल है? मैं इनके ऊपर कैटेगरी भी लिखता जाऊंगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ केस मेकिंग। ये सवाल केस मेकिंग का है जी। एक बार सवाल मैं आपको समझा दूं, आप लोग पढ़िए, फिर हम बात करेंगे, पोल भी दे दूंगा। बढ़िया सवाल है। एसिडिक क्वेश्चन मतलब कि रेगुलर दिमाग से थोड़ा हट के दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ये ज्यादा बेसिक नहीं है, डायरेक्ट टू द फॉर्मूला नहीं है। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर इज मेड विद द एलिमेंट 0 या 1। एक डिटर्मिनेंट हमें बनाना है जिसका ऑर्डर है 2 और इसमें 4 जगह होगी और इन जगह पे आप एलिमेंट्स किस किस को ले सकते हो? एलिमेंट्स आप लोगे या तो 0 या 1, चाहे सारे 0 ले लो, चाहे सारे 1 ले लो, चाहे 2 0, चाहे 2 1, चाहे 3 1 1 0, कैसे भी ले लो, ठीक है। हाँ ना। द नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स विद नॉन नेगेटिव वैल्यू। अब नॉन नेगेटिव एक नया नाम है, इसका मैं मतलब समझा देता हूं। नॉन नेगेटिव मतलब वैल्यूज जो नेगेटिव ना हो। मतलब तो सर पूरे ब्रह्मांड में 3 ही कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। वो बोल रहे हैं कि नेगेटिव ना हो, तो कौन कौन सी वैल्यूज बची? 0 एंड पॉजिटिव, ठीक है। वो वाले डिटर्मिनेंट्स बताओ जिनकी वैल्यू 0 या फिर पॉजिटिव होगी, ठीक है। और ये आपके पीडब्ल्यू मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है जी, है ना। और ये जेई मेंस का भी सवाल है जी। हाँ जी, सोचना है, ठीक है। ये क्या करना है आपको? सोचना है। पहले मैं इस सवाल को पूरा बिखेर के रख देता हूं कि टोटल आपके पास में कितने डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। देखना जरा, चारों के चारों 0 ले लो, फिर चारों के चारों 1 ले लो। अब आप एक काम करो, 3 0 1 1 लो, 3 0 1 1। अब सर 1 यहीं क्यों, ऊपर भी आ सकता है, बिल्कुल सही, 3 0 1 1। फिर सर 1 यहां पहली पोजीशन पे भी आ सकता है, 3 0 1 1। और सर 1 यहां पर भी आ सकता है, तो ये लो सर, 4 और 2 6। अब आप एक काम करो, 2 0 2 1 लो, तो 2 0 2 1, फिर 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 2 0 2 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। और सर हमारे पास में एक कैटेगरी और बच गई, 3 0 सॉरी 3 1 1 0, तो 3 1 1 0। देखना जरा ठीक लिखा गया, 0 को रोटेट करते रहो, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां नहीं आया। सर टोटल हमारे पास में टोटल 16 डिटर्मिनेंट्स होंगे ऐसे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर सही बोल रहा हूं तो यस सर लिखकर भेजो। और ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे लिखकर देखने थे तब जाकर आप 16 की वैल्यू बता सकते हो, आप डायरेक्टली भी बता सकते हो 16 कैसे आए। अब डायरेक्टली देखना कैसे सोचते हैं पीएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम पुराने चैप्टर का ले रहा हूं बट सिंपल सा तरीका ऐसे देखो कि इस प्लेस को भरने के कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस। इस प्लेस को भरने के कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन कौन से? कि या तो यहां 0 रखोगे या 1 रखोगे। यहां पर कितने ऑप्शंस है? 2 ऑप्शंस। यहां पर कितने ऑप्शंस है? 2 ऑप्शंस। तो टोटल कितना आ जाएगा सर? हर एक प्लेस को भरने के 2 ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस को हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, दैट इज 2 की पावर 4। ये हमारे पास में 16 डायरेक्टली आ गया, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है इनमें से कितने ऐसे हैं जो 0 और पॉजिटिव हो, जिनकी वैल्यू 0 और पॉजिटिव हो। अब हर एक की वैल्यू निकाल लो भाई। जैसे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 0। फटाफट कैलकुलेट करो। इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0। सर इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -1, ठीक है। फिर सर इसके बाद में इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 1
और इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 1। अब कितने ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वैल्यू 0 और पॉजिटिव आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 0 और पॉजिटिव 12, फिर एक ये रहा 13। मैंने गलती कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर -1 वाला नहीं गिर रहा, 12 और एक 13। तो नॉन नेगेटिव वाले सर हमारे पास में ऐसे टोटल 13 डिटर्मिनेंट्स हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये हो गया ओवर एक्सप्लेनेशन। ठीक है कि भाई सर आपने तो पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया है ना, पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया, ये कोई तरीका थोड़ी है। अब इसको थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग से बताओ कि सर डायरेक्टली ऐसा थोड़ी है कि हर बार हम 16 डिटर्मिनेंट लिखेंगे, उनमें से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नहीं, थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग लगाते हैं कि जो आपको पेपर में लगानी होती है। ठीक है, हाँ है ना, कि भाई देख मुझे 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट बनाने हैं और 4 एलिमेंट्स मुझे फिल करने हैं। हाँ है ना, पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप एलिमेंट 0 या 1 ले रहे हो तो इसकी 3 टाइप की ही वैल्यू आ सकती है, या 1 आ सकती है, या 0 आ सकती है, या फिर -1 आ सकती है। क्योंकि इन दोनों एलिमेंट्स को यूज करके यहां पर रखकर आप कभी भी वैल्यू 2 या फिर -2 इस टाइप की वैल्यू नहीं ला पाओगे, है ना। तो उसने पूछा ये वाली कैटेगरी, देखना जरा ध्यान से, उसने पूछा ये बताओ कि जिनकी वैल्यू पॉजिटिव और 0 होगी। तो हमें पता है सर टोटल ऐसे 16 है, टोटल हमारे पास में कितने हैं? 16। 16 में से आपने ये 2 कैटेगरी पूछ ली, क्यों ना ये कैलकुलेट कर ले। इसके बारे में सोचो कि ऐसे कितने डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वैल्यू -1 हो सकती है। अब तू खुद सोच यार कि अगर तू एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बना रहा है ABCD, जिसकी वैल्यू होगी AD - BC, और तुझे वो वैल्यू -1 चाहिए, तो ऑब्वियसली तू यही चाहेगा ना कि इसकी वैल्यू 1 बन जाए और इनकी वैल्यू 0 बन जाए, है ना। तभी तो ये वैल्यू -1 बन सकती है। अच्छा, AD की वैल्यू 0 बनाने के लिए कितने तरीके हैं सर? या तो A0 ले लो या फिर आप D0 ले लो। हां, इन दोनों की वैल्यू 1 बनाने के लिए सर B और C दोनों 1 1 लेने पड़ेंगे आपको, है ना। इन दोनों की वैल्यू आपको हमेशा, है ना, बिल्कुल सही। तो मैंने क्या किया, एक बार A0 लिया, D कुछ भी ले लिया, A0, B और C मेरी मजबूरी है, मुझे 1 1 लेना पड़ेगा। और यहां पर चाहो तो आप D को 1 ले लो, ठीक है। A को 0 लिया, D को 0 भी ले सकते हो, यहां पर 1 1 ले लो, ठीक है। फिर एक केस वो जब आप D को 0 ले रहे हो तो A को 1 ले लो, ये लो। ये ऐसे टोटल 3 ही डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें D0 A0, फिर इसमें A1 D0, और फिर एक और केस बच गया, दोनों 0 वाला केस आ गया, A1 ये वाला और A0 और D1 वाला केस आ गया। ऐसे सोचना था। तो सर ये वो 3 डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वैल्यू क्या है? -1। तो -1 वाले हमारे पास में 3 है, तो ये कितने होंगे सर? दैट इज 16 - 3, ये 13 होंगे सर। कैसा लगा? कैसा लगा? ऐसे ही सोचना था, यही एक्चुअल तरीका है। बट ये पहली बार ऐसा सवाल आया है और कुछ बच्चे हमारे साथ नए भी हैं, इसलिए मैंने पूरा इसको ओवर एक्सप्लेन किया है कि मैंने वो 16 के 16 डिटर्मिनेंट्स यहां पर लिखकर दिखा दिए। एक्चुअली मैं कैसे सोचना था, वापस रिपीट कर रहा हूं कि सर एलिमेंट्स आप लोगे या तो 0 या 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 ही कैटेगरी में आ सकती है, या 1 आएगी, या 0 आएगी, या -1 आएगी। हमसे पूछे इतने डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं जिनकी वैल्यू या तो पॉजिटिव या 0 आए। ये निकालने की बजाय हम ये सोच रहे हैं कि वैल्यू -1 वाले निकाल लेते हैं, टोटल में से -1 जिनकी वैल्यू आ रही है वो घटा देंगे, इतने वाले ये जिनकी वैल्यू आएगी वो अपने आप बच जाएंगे, ठीक है। अब मैंने सोचा कि -1 कैसे सोचें, तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है AD - BC, इसकी वैल्यू होगी, और मैं AD B और C को या 0 या 1 ले सकता हूं। तो मुझे अगर -1 बनाना है तो ये वाली माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, यहां इस प्रोडक्ट को मुझे 1 बनाना पड़ेगा और इस पहले वाले को 0 बनाना पड़ेगा, तभी ये पूरा -1 आएगा, अदरवाइज ये कभी भी -1 नहीं आएगा। अच्छा, B और C का प्रोडक्ट 1 अगर बनाना है
तो एक बच्चा बोलता है सर बी और सी दोनों की वैल्यू -1 भी तो हो सकती है। तो बेटा ये जो ए बी सी डी एलिमेंट्स जो है ना वो मैं अपने घर से नहीं लेकर आ रहा हूं, हमें ये बोला गया है कि ये या तो 0 होंगे या 1 होंगे, -1 का हमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो मुझे बी और सी की प्रोडक्ट 1 बनाने के लिए बी और सी दोनों को 1 रखना पड़ेगा, ये चीज तो फिक्स होगी। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 बनाने के मेरे पास में 3 वेज हो गए, ए को 0 ले लो, डी को 1 ले लो, A0 D1, या फिर सर डी को 0 ले लो A1 ले लो, या दोनों को 0 ले लो। ये 3 डिटर्मिनेंट आ गए, गेम खत्म है ना। एक बच्चे कुछ पूछ रहे हैं सर व्हाट इज बाइजेक्शन, तो बाइजेक्शन मैं आपको बताता हूं। बाइजेक्शन होता है, बाइजेक्शन इज बेसिकली, कई बार मैं आपको बोलता हूं ना, मतलब इसको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि हाँ भाई तुम्हें एक आइसक्रीम शॉप पे ले गया, मैंने कहा बता कौन सी आइसक्रीम खाएगा, तुमने देखा इतने रंग बिरंगे लगे हुए हैं, तो तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हें कौन सी आइसक्रीम खानी है। फिर मैंने तुझसे एक एक करके पूछना स्टार्ट किया, मैंगो, तूने कहा नहीं, फिर मैंने कहा केसर पिस्ता, नहीं, ब्लैक करंट, नहीं, है ना, रबड़ी, नहीं। तो ये कर क्या रहा है तू ऑप्शंस को रिजेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली बाइजेक्शन की अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, बाइजेक्शन का एक सिंपल सा रूल है कि रिक्वायर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल माइनस नॉट रिक्वायर्ड। ये बाइजेक्शन है भाई, बस और क्या है कि जो चीजें चाहिए उनको डायरेक्ट ढूंढने की बजाय टोटल में से जो चीजें नहीं चाहिए वो घटा दो। कैसा लगा? आए पुराने दिन याद? लो भैया, दिस इज बाइजेक्शन। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ना। काला खट्टा खाएंगे, अरे भाई साहब सुधर जाओ सुधर जाओ। अगले सवाल के लिए तैयार हो? चलिए पोल दूंगा इस सवाल में, सभी लोग पोल के हिसाब से आंसर करेंगे। और पहले आप सवाल पढ़ने की पहली स्टेज पे आ जाओ, ध्यान से सवाल पढ़ना है, क्या बोल रहा है, आंसर इसी में ही छुपा है, ठीक है। सिंगल चॉइस टाइमलेस पोल मैं आपके लिए कंडक्ट करवा रहा हूं। ये लो चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है, लो जी चलिए शुरू हो जाओ। क्या बोल रहा है एक बार आप पढ़िए फटाफट। केसर पिस्ता खाएंगे? ओहो, केसर पिस्ता खाएगा भैया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, केसर पिस्ता भी खिलाएंगे, तेरी हर मनोकामना पूरी कर देंगे, घबरा मत। पहले ये सवाल पढ़ आराम से, ठीक है। कंसीडर द डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 4 अल्फा बीटा गामा एल एम एन विद द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एज 5 10 -5। इसका कोफैक्टर 5 है, इसका कोफैक्टर 10 है और इसका कोफैक्टर -5 है। और डेल्टा 2 क्या है, इसमें 2 3 4 को हटा के 1 2 2 ले आए और बाकी इसकी दोनों रोज, रो 2 और रो 3 दोनों में सेम है। अब डेल्टा 2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, डेल्टा 2 की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। बस इतना सा मुझे बताओ कि क्या इस डेल्टा 2 में कि ये जो एलिमेंट्स है 1 2 2 अल्फा बीटा गामा, है ना, तो क्या इनके कोफैक्टर्स भी यही होंगे 5 10 -5? यस और नो? आज क्लास की स्टार्टिंग में आपने इस सवाल का जवाब ट्रू दिया था और ये उसी पर ही बेस्ड है कि एक एलिमेंट का माइनर की वैल्यू निकालने में उसका खुद का कोई रोल नहीं होता, ये आपने बोला ट्रू। तो जब माइनर नहीं बदल रहा उसके बेसिस पर, तो कोफैक्टर कैसे बदलेगा? मैं जैसे आपसे 2 का कोफैक्टर पूछूं तो आप बोलोगे सर दैट इज बीटा एन माइनस गामा एम, ये 2 का कोफैक्टर है। 1 का कोफैक्टर भी सर यही हो जाएगा, बीटा एन माइनस गामा एन। तो 1 और 2 सेम पोजीशन पे है, इसलिए इनके कोफैक्टर भी सेम होंगे। रो 2 और रो 3 दोनों में सेम है। कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि रो 1 के एलिमेंट्स हटाने के बाद में, रो 2 रो 3 सेम रखने के बाद में, जो रो 1 के यहां पर कोफैक्टर थे वही इसमें भी रो 1 के ही कोफैक्टर्स रहेंगे। वरना इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहां पर तुमसे पूछूं व्हाट इज कोफैक्टर ऑफ 2, तो कोफैक्टर ऑफ 2 दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू माइनस, तो आप बोलोगे बीटा एन माइनस एम गामा। और यहीं पर अगर मैं आपसे कोफैक्टर ऑफ 1 पूछ लूं तो कोफैक्टर ऑफ 1 भी यही है सर। फिर मैं आपसे कोफैक्टर ऑफ 3 पूछ लूं तो वहां पर, तो ध्यान रखना वो अल्फा
एन माइनस गामा एल नहीं आएगा, गामा एल माइनस अल्फा एन आएगा। मैंने माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और यही जो है दिस इज द कोफैक्टर ऑफ दिस टू, है ना। बस सर अब इनको अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दैट इज 5 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 और प्लस माइनस 5 इंटू 2। तो ये 10, सॉरी दिस इज 5 प्लस 20 माइनस 10, तो सर वैल्यू इज 15। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई ऑप्शन सी 15। कितने लोगों को बात समझ में आई? एसएमजे लिखकर भेजो भाई। 53% जनता का सही जवाब है, बाकी लोग पता नहीं, मुझे नहीं पता कहां चले गए। आई डोंट नो व्हाट इज हैपेंड विद यू गाइज। लगभग 53% जनता ने सही जवाब दिया है। ठीक है, इस सवाल का जो क्रक्स था, आप हर एक सवाल के बगल में अगर आपसे वो क्वेश्चन गलत होता है तो उसका की पॉइंट बादल बनाकर लिखेंगे। और इसमें क्या लिखना है मैं बोल रहा हूं, फटाफट आप रफ कॉपी में नोट कर लेना, बाद में नोट्स कंप्लीशन के वक्त इसको लिखेंगे कि भाई डेल्टा 1 से डेल्टा 2 में जाते वक्त रो 2 रो 3 सेम रखी है और रो 1 के एलिमेंट्स को बदला है। दैट मींस कि रो 1 के कोफैक्टर अभी भी वही रहेंगे जो डेल्टा 1 में थे। ठीक है, एक रो के एलिमेंट्स बदलने से उस रो के कोफैक्टर नहीं बदलते। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? बहुत बढ़िया। एक रो के एलिमेंट बदलने से उस रो के कोफैक्टर नहीं बदलते, प्रोवाइडेड बाकी दोनों रोज एज इट इज, रो 2 रो 3 रो 2 रो 3 दोनों में सेम है ना। अगला सवाल पे जाने से पहले एक मैं क्लास 11th की थोड़ी सी रिवीजन करवा दूं। हाँ, लॉग देखा है? हाँ सर, ये हम पढ़ेंगे फंक्शंस में, हम दोबारा से पढ़ेंगे, बट अभी एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जिसमें मैं लॉग का क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि लॉग x की पावर m और बेस अगर y है तो ये m आगे आ जाता है। दिस इज m log x विद बेस y। ठीक है जी? हाँ। और सर ये प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखना जरा, अगर नंबर x है और बेस y है और इसकी पावर n है तो ये पावर n कहां आती है सर? डिनोमिनेटर में। तो 1/n log x विद बेस y, है ना। और log a विद बेस b मल्टीप्लाइड बाय log b विद बेस a, इसकी वैल्यू क्या होती है सर? 1। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं भाई लॉग की। कैसी प्रॉपर्टीज है? 3 प्रॉपर्टीज है लॉग की जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ी है। क्या ये सही है ना? 11th इज सेव्ड, बट फिर भी कुछ बच्चों को हो सकता है ये सवाल में दिक्कत आए। आ जाओ भाई। ठीक है, अब जिनको ये सवाल नहीं समझ में आए, पहले ही बोल दे रहा हूं, स्टार लगाकर लिख लेना बेस्ड ऑन लॉग। जिनको लॉग बिल्कुल भी नहीं पता, जिनको पता है उसको तो आप जवाब देंगे। और ये लॉग वाला जो चीज है वो मैं आपको इसी साल पढ़ाने वाला हूं फंक्शंस में फिर से। चलिए फटाफट इस सवाल का जवाब दो भाई। एक पोल फिर से कंडक्ट करवा रहा हूं, सिंगल चॉइस टाइमलेस पोल, ये रहा आपके सामने। जल्दबाजी मत करना भाई, फिर बोल रहा हूं। 11th इज सेव्ड, वेरी गुड। किससे बढ़ गया है 11th में? सर ऐसे ही बोल दो, आपकी तारीफ करनी है। अरे मैंने कहा नहीं यार, ऐसे डायरेक्ट तो क्या बोलूं, है ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता। कर दो थोड़ी सी, मुझे तो अच्छा लगता है। तब तक डाउट देख लेता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करें। 512 2 की कुछ पावर होती है, देख लीजिएगा प्लीज। चलिए सर, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए रो में ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा ना? बिल्कुल सही, बट कौन से रो में? दैट डिपेंड्स। हमेशा शुरू में प्लस नहीं आएगा। अरे भाई ये इसके कोफैक्टर्स हैं। ये जो अल्टरनेट प्लस माइनस होता है ना, तो ये सोच रहा है कि सर 5 इंटू 1 फिर माइनस 10 इंटू 2 और प्लस माइनस 5 इंटू 2, ऐसा सोच रहा है। नहीं 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 नहीं, वो कोफैक्टर्स निकालते वक्त आता है। अब की बार तो कोफैक्टर तुझे निकालकर दे ही रखा है ना बेटा। ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन कोफैक्टर निकालते वक्त आता है। अब की बार तो मेरे पास में इंफॉर्मेशन है कि यही कोफैक्टर्स है,
तो जब आपको किसी रो के कोफैक्टर्स मिल जाएं तो डायरेक्टली उनको एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, फिर कोई अल्टरनेट प्लस माइनस साइन नहीं लगाना है। सेकंड वाले डिटर्मिनेंट A12 वाले को जब आपने निकाला तो नेगेटिव नहीं आएगा क्या? एक सेकंड, हां ये देख विराट बेटा, मेरे ख्याल से तू भी वही डाउट पूछ रहा है, तो एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन को फैक्टर निकालते वक्त आता है। को फैक्टर तो मैंने तुझे दे दिए, तो जब आपके हाथ में किसी रो के को फैक्टर्स आ गए, अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन नहीं लगाना है भाई, अब डायरेक्टली उन को फैक्टर्स को उस रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, अब प्लस माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, अच्छा डाउट है। लॉग नहीं आता क्या करें? स्टार बनाकर लिखें, अपने आप को यहां पर रोके नहीं, क्योंकि चैप्टर इज वे बियॉन्ड देन लॉग। अंदर लॉग होगी, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री होगी, इसका मतलब यह नहीं कि आप इस चैप्टर को छोड़ दो, जब इनकी बारी आएगी तो पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल मत घबराओ। लॉग जो है वो मैं इसी साल फंक्शन चैप्टर में आपको फिर से पढ़ाऊंगा। स्टार बनाकर लिख ले, ताकि ये दिमाग में जब भी तू इस पेज पर आए अपने नोट्स के, कि हां यार तेरे दिमाग में रहे, जब तू फंक्शंस पढ़ लेगा आज से 1-1.5 महीने बाद में, तो तेरे दिमाग में ये बात रहे कि मुझे वो जाकर वो वाला सवाल सही करना है वापस से। सर अगर अल्फा बीटा गामा MNL को डेल्टा 2 में अलग अलग पोजीशन होती तो आंसर सेम रहता क्या? नहीं, फिर सेम नहीं रहता, क्योंकि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में एक फिक्स चीज क्या थी कि रो दो रो सेम थी, दो रो सेम थी। अगर ये सवाल मल्टीपल करेक्ट है तो कोई बात नहीं, कोई भी एक आंसर भर दो यार, सॉरी फॉर दैट, मैंने पहले ही पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बेटा देख, ऐसा पूरा बोलेगा तो गड़बड़ है यार। थोड़ा सा डाउट पूछने का तरीके को मॉडिफाई करने के लिए बोलूंगा कि ऐसा मत बोल कि पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया जो मैंने बोला, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा और लेवल बढ़ाऊंगा, ध्यान से रखना। कोई अगर पर्टिकुलर, जैसे बाकी तेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि सर अल्फा बीटा की पोजीशन चेंज होगी तो सेम रहेगा क्या? मैंने कहा नो, पर्टिकुलर उन्होंने ऑन द स्पॉट पूछा, तो जो पार्ट नहीं समझ में आया वो सबसे पहले बताइए। पूरा मैं अब रिपीट कर भी चुका हूं, तो दोबारा अब रिपीट में फिर गड़बड़ होगा ना यार। कोफैक्टर को एलिमेंट से मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ नहीं आया। माही कुमारी जी, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप एक रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं, यही उनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का तरीका होता है। सर एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई क्यों किया? पिछली क्लास रिवाइज करके आनी चाहिए थी। एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसलिए जोड़ा ताकि हमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2 चाहिए। डेल्टा 2 है ना, डेल्टा 2, ये देख, तो ये रो है और ये इसके कोफैक्टर्स है, मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, क्योंकि हमें डेल्टा 2 की वैल्यू चाहिए, दिस इज वैल्यू ऑफ डेल्टा 2। इसलिए आ जाओ भाई, इस सवाल को कैसे सोचते हो? सर लॉग, पहले इसको हल्का कर लेते हैं। 512 कितना होता है सर? दैट इज 2 की पावर 32, 6 64, 7 128, 8 256, 9 2 की पावर 9। तो सर ये जो है ये 9 आगे आ जाएगा, दिस इज 9 log 2 विद बेस 3। ठीक है, हाँ ना। फिर सर ये लिखा हुआ है log 4 विद बेस 3, सॉरी 3 विद बेस 4, जिसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज log 3 विद बेस 2 की पावर 2, और इसकी जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर में जाती है, दिस इज 1/2 log 3 विद बेस 2। देखता रहना। फिर सर log 8 विद बेस 3, तो 8 की जगह हम लिखेंगे सर दैट इज 2 की पावर 3, और ये 3 आगे आएगा तो दिस इज लॉग 3 log 2 विद बेस 3। और log 4 विद बेस 9 का मतलब क्या है भाई? तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, तो ये 2 आगे और ये 2 डिनोमिनेटर में, दैट इज 2/2 log 3 विद बेस 2। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये सारे पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो ये जो आपका डेल्टा है, सामने देखते रहिएगा प्लीज, इस पहले वाले एलिमेंट की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख रहा हूं, दिस इज 9 log 2 विद बेस 3। फिर इसकी जगह जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है उसकी जगह सर ये लिख रहा हूं, दैट इज 1/2 log 3 विद बेस 2। फिर सर log 8 विद बेस 3 को आप लिख सकते हो, ये रहा 3 log 2 विद बेस 3, और log 4 विद बेस 9 को आप log 3 विद बेस 2 लिख सकते हो। ठीक है जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा? 9 log 2 विद बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log 3 विद बेस 2, माइनस के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 3
आराम से। है ना, 3 इंटू 1/2 और यहां पर है log 2 विद बेस 3 इंटू log 3 विद बेस 2। अब देखो, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, इसकी वैल्यू 1 होगी। log a विद बेस b मल्टीप्लाइड बाय log b विद बेस a, तो ये वैल्यू 1। सिमिलरली सर ये वैल्यू भी 1, तो ये पूरी वैल्यू आ गई, दैट इज 9 माइनस 3/2। 18 में से 3 गए, दैट इज 15/2, और ये डेल्टा आ रहा है। 2 डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो वो 15 आ रहा है, तो 2 डेल्टा इज 15। अब 15 किस किस से डिविजिबल होता है सर? 3 से भी होता है, 5 से भी होता है, 15 से भी होता है। ठीक है, बीसीडी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट था, मैंने सिंगल दिया, कोई बात नहीं, आप घबराओ मत। सी टॉप पॉल, तो पहले तो ऑप्शन बी भरा होगा आप लोगों ने। ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सारा मिलाकर हमें ऐड करके बताना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, आगे चलकर ऐसे तमाम मौके आएंगे जहां पर क्लास 11th का कोई टॉपिक आपको परेशान कर रहा होगा। अब जिस बच्चे ने क्लास 11th में लॉग पढ़ा है उसको तो ये सवाल एकदम मक्खन हलवा लग रहा है ना। इस कैटेगरी के बहुत सारे बच्चे हैं, बट हो सकता है कुछ 5-10% बच्चे ऐसे हो जिन्होंने ये लॉग इंसान ही पहली बार देखा है। बोले सर ये कौन है और ये क्या कर दिया आपने, इन दोनों की वैल्यू 1। मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट है, तो मैंने कहा इस चीज पे फोकस कर। अगर ये सवाल नहीं समझ में आया तो इसका सवाल का डिटर्मिनेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लॉग, और अगर तुझे लॉग नहीं आता तो घबरा मत, मैं तुझे पढ़ाऊंगा वापस से फंक्शन चैप्टर में। तब तक इस पे स्टार लगा के रख, ठीक है, बड़े बड़े स्टार लगा के रखना कि सर ये सवाल नहीं समझ में आया, और इसको लेके अब परेशान नहीं होना है। एक बार लॉग हो जाए वापस आके देखना, ये सवाल मक्खन रहेगा। अब एक परेशान होने वाला सवाल पूछ लूं, ये सवाल आपका होमवर्क है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये भी लॉग का है, जिन बच्चों को लॉग से दिक्कत है हटा लीजिए, मत करना, बट जिनको लॉग से दिक्कत नहीं है वो करके आएंगे। ठीक है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जब भी होंगे। चल भाई आजा, ये सिंगल करेक्ट है, बिल्कुल सही। टाइमलेस पोल कंडक्ट करवा रहा हूं, ये रहा। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है, कि साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी। अगर अंदर प्लस है तो यहां माइनस है तो यहां प्लस, साइन ए साइन बी। ये क्लास 11th का फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। फटाफट शुरू करें सभी लोग वापस से क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री। अब मेरे ख्याल से आप इतना तो समझ ही गए हैं कि भाई यहां पर जो एलिमेंट्स हैं उनको तो कुछ भी रख सकते हो आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रख दो, लॉग का एक्सप्रेशन में रख दो, एक्सपोनेंशियल रख दो, मजे आ जाएंगे, शुरू हो जाएगी फटाफट। ये टफ नहीं है बेटा, ये टफ नहीं है, फटाफट इसको ओपन करो। अब जब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि ना ही किसी रो में कोई जीरो है, तो मेरे पास अब कोई चॉइस तो है नहीं कि किस रो के अलोंग करूं, सब में एलिमेंट जिंदा है, तो मैंने रो 1 के अलोंग ओपन कर दिया। आप लोग किसी भी रो के अलोंग ओपन कर सकते हो, मैं रो 1 के अलोंग कर रहा हूं, मेरी मर्जी, क्योंकि हमारे पास में 6 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन रो 1 है। तो प्लस टाइम्स ए स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज ये और ये उड़ा दिया सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब जरा देखना क्या आएगा, कॉस ऑफ n प्लस 1 एक्स इंटू साइन ऑफ n प्लस 2 एक्स, फिर माइनस के बाद में ये वाले दोनों, माइनस कॉस ऑफ n प्लस 2 एक्स और साइन ऑफ n प्लस 1 एक्स। अब आराम से देख भाई, सामने देखता रहना, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। अगर मैं इसको a बोलूं या मैं इसको b बोलूं और इसको a बोलूं, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो सर इसका फॉर्मूला पता क्या होगा, साइन ऑफ ए, ये क्या है, एन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस बी क्या है सर, दैट इज एन एक्स माइनस एक्स। तो एन एक्स कैंसिल, सर ये कितना आ जाएगा, साइन एक्स। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन,
सर वो आएगा साइन एक्स। है ना, बहुत बढ़िया। फिर माइनस ए, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, देखते रहना। तो सर इसका रो और इसका कॉलम उड़ा दूं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो ले भैया, साइन ऑफ n प्लस टू एक्स इंटू कॉस एन एक्स, माइनस के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कॉस ऑफ n प्लस टू एक्स इंटू साइन एन एक्स। ठीक है जी, वापस से सेम कहानी है कि अगर मैं इसको a बोलूं और इसको b बोलूं तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हो जाएगा सर, साइन ऑफ a माइनस बी का, एन एक्स प्लस टू एक्स माइनस एन एक्स। तो ये और ये कैंसिल, सर यहां बचेगा साइन 2x और प्लस इंटू 1, ये किसके बराबर आएगा जल्दी से बताओ सर, दिस ये डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं मैं सर, ये वाली वैल्यू आने वाली है आपके पास में साइन एक्स। इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जी ये आ गई, और क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। जब मैं इस पूरी चीज को देखता हूं तो इसमें मुझे कौन सा इंसान नहीं दिखाई दे रहा। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कौन नहीं दिख रहा, कौन गायब है इसमें से। सर एन हमेशा गायब है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आईआईटी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। है ना, कैसा लगा? 66% जनता ने जवाब दिया है। कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं, ए पर ये आंसर डिपेंड कर रहा है भाई, ठीक है, बी पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसको एक बार जाकर घर पे रीअटेम्प्ट करेंगे और ये फॉर्मूलाज ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें पुराना जो यूज हो रहा है वो तो सामने ही लिखा हुआ है। सही है भाई? हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ जाओ। अब एक छोटी सी चीज, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि भाई अगर तेरे पास वर्टाइसिस फॉर्म में एरिया दे रखा हो, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मैंने तुझे 3 वर्टेक्स दे दिए, ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल एबीसी के। ये आपने एक ज्योमेट्री में भी किया है बट फिर बता रहा हूं। मान लो ये है x1 y1 और ये है जी x2 y2 इसके वर्टेक्स, और ये है जी x3 y3। तब व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, एक डिटर्मिनेंट बनाना होता है 3 क्रॉस 3 का, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। और उसके बाद में सर हम यहां पर सिंबल लगा देते हैं पूरा बाहर। ये वाला जो सिंबल है ये किसका है? ये मॉड का सिंबल है। मॉड मतलब एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, हाँ ना, एरिया कभी भी क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सर एक सिंपल सी चीज है, अगर हमारे पास में 3 पॉइंट दे रखे हो, उनके वर्टिसेस भी गिवन हो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और उनसे बनने वाले ट्राइंगल का वो एरिया पूछे, है ना, वो बोलेगी भाई इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया बताओ, तो एरिया इज डायरेक्टली ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बनाते हो, जिसमें एक पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तीसरा 1 लेना है, फिर दूसरे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फिर 1, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फिर 1। मॉड क्यों लगाया? बिकॉज एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। हाँ, अब ये शूलेस वाली चीज भूल जाओ, अब डिटर्मिनेंट खेलो, शूलेस मत करो। हाँ हाँ, अब एक सिंपल सी चीज बताओ, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर हो जाए तो, कोलिनियर मतलब कि सर ये तीनों एक ही लाइन पे बैठ जाएं, तो ऐसा हो जाए तो कि यहां ए है, यहां बी है और यहां सी है, तो दैट मीन्स सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये 0 हो जाएगा। तो कोलिनियरिटी की एक्स्ट्रा कंडीशन क्या आई हमारे पास में कि अगर ये तीनों एक ही लाइन पे, ये पॉइंट उठकर यहां आ जाए तो सर ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, मतलब सपाट हो गया एकदम चपटा, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा सर? 0।
तो कभी कोलिनियर कोलिनियर चिल्लाए तो डरोगे तो नहीं? नहीं डरेंगे सर। आप मानोगे नहीं, एक्सरसाइज में तुम्हें अब मैं बोर्ड्स की थोड़ी सी रियलिटी बताता हूं, ठीक है? हाँ है ना? तुम्हारी जो 4.2 एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। फटाफट 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 रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड है, लिखना नहीं है, इस चीज को नोट्स में नहीं लिखेंगे, एक बार देखो और निपटाओ, ठीक है? और दीज क्वेश्चंस, इनकी मदद से आप एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी आज जाकर घर पे कंप्लीट कर दोगे। यस, चलिए पहले वाले ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है, पहले वाला। तो वो बोल रहा है सर तीनों वर्टेक्स दे रखे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो जो एरिया है वो कैसा लिखा जाएगा सर? एक हाफ, एक पॉइंट लो, इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1, दूसरा पॉइंट लो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1, तीसरा पॉइंट लो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1। सर पहले किसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं? मैंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1, चाहे ए बी सी लिख दो, चाहे बी सी ए लिख दो, चाहे सी ए बी लिख दो। और फिर सर फाइनली एरिया नेगेटिव ना आए, इसलिए हम यहां क्या लगाएंगे? मॉड। पॉजिटिव आंसर बताइएगा प्लीज, क्या आ रहा है ये वैल्यू? एरिया 16 आ रहा है। अबे 1/2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 16 आ रही होगी। 2 5 माइनस 5, ये तो 0 हो गया, -3 इंटू 7 प्लस 1 और प्लस 1 इंटू, है ना? हाँ, तो 24 प्लस 40, हाँ ये आ रहा है 16। सर ये वाली पूरी वैल्यू आ गई 8। आंसर इज 8 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के अगर ये तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो के की वैल्यू बताओ। दैट मीन सर इन तीनों से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 कर दो। तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और ये एरिया हमने कर दिया 0। मॉड भी लगा लोगे तो भी सर 0 का मॉड तो 0 ही होता है। उसके बाद में ये 2 जो है इधर भेज दो, तो मतलब सर ये हाफ भी यहां से चला जाएगा। फटाफट के की वैल्यू बताइए प्लीज। फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर रहा हूं। सभी लोग रफ कॉपी इसीलिए लेकर बैठते हैं मैथ्स की क्लास में, इसीलिए सभी लोग रफ कॉपी लेकर बैठते हैं मैथ्स की क्लास में कि पैरेलल में सॉल्व कर सके। तो +2 इंटू 10 इंटू 1 10, माइनस के बाद में -2, तो ये हो जाएगा +2, -7 इंटू दिस इज 3 माइनस के, और +1 इंटू -6 -10 के। लो भाई ये आ गया 12, 12 इंटू 2 24, -21 +7 के, -6 -10 के। सर ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास में 3 पॉजिटिव का, और ये तो सर ये आ रहा है -3, और ये कितना आ रहा है? -3 के, है ना? तो 3 के बराबर -3, के की वैल्यू -1। सेकंड भी हो गया सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। के की वैल्यू -1 आ गई। अब आ जाओ तीसरे पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया इज 3 स्क्वायर यूनिट्स ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 3 स्क्वायर यूनिट्स है। अब की बार एरिया हमें 3 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है। फटाफट 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 3 स्क्वायर यूनिट्स हमें एरिया दे रखा है। तो सर ठीक है, अगर आप हमें वर्टिसेस दोगे तो एरिया तो हम भी लिख सकते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। एरिया कैसे लिखोगे? दैट इज हाफ x1 y1 1, दूसरा पॉइंट उठाओ x2 y2 1, तीसरा पॉइंट उठाओ x3 y3 1, और ये वाली वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो इस पे मॉड लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मॉड भूलोगे तो गड़बड़ कर दोगे। मॉड को रखना है।
ठीक है, आराम से देखते हैं। जो लोग मॉड नहीं लगाएंगे उनका एक ही आंसर आएगा, जो मॉड लगाएंगे उनके दो आंसर्स आएंगे। किसके अलोंग ओपन करूं? इसके अलोंग। ठीक है, प्लस यहां पे आएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये लिखा हुआ है जी हाफ, फिर दिस इज -1 इंटू, अब इसका रो और कॉलम उड़ा दें तो ये आएगा 0, और ये इधर जाएगा तो सर ये कितना हो जाएगा? -3k। इस पूरे का मॉड इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, तो सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 3k अपॉन 2 का मॉड इज इक्वल टू 3। तो इसको इधर भेजो, 3 से डिवाइड कर दो, तो मॉड ऑफ k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू +-2 आ गई, k की दो वैल्यूज आएंगी, है ना? ठीक है, बस आज घर पर जाते ही एनसीईआरटी निपटा देना। और पेरेंट्स जो तुम्हें डाउट कर रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूं क्लास 12th में एक नई समस्या आती है, और पहले मेरी बात पूरी सुन लेना, उसके बाद में रिस्पॉन्ड करना प्लीज। क्लास 12th में बोर्ड्स है, और आप मानोगे नहीं, पेरेंट्स के लिए बोर्ड्स एक बहुत बड़ी चीज है, और ये तुम्हारे घर में नहीं, मेरे घर में भी है, कि अगर मैं क्लास 12th में, मेरा कोई छोटा भाई या कोई रिश्तेदार है, उसके पेरेंट्स को अगर मैं ये बोल दूं कि इसको सिर्फ जेई की प्रिपरेशन करने दो, तो ऐसे देखते हैं, वाह, बोले कि सिर्फ जेई, क्लास 12th में तो बोर्ड्स है, सबसे पहले बोर्ड्स। और ये आप देखोगे लाइन से, अभी जो पेरेंट्स हैं उनकी सबकी मेंटेलिटी यही है। एक बार आप अपने घर पे एक तार छेड़ के देख लेना आज, कि पापा मैं सोच रहा हूं बोर्ड्स की तैयारी रहने देता हूं, जेई की तैयारी कर लेता हूं। भाई साहब पकड़ के छत के ही बिठा दिया, पता चला। वो चाहते हैं कि बोर्ड्स में अच्छा स्कोर हो, जो कि नो डाउट अच्छी चीज है, क्योंकि एक चला आ रहा है, हमें बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, बट सिर्फ 75% से तो चाहिए। अब 75 से ऊपर चाहे तो 99 ले आ। कुछ कॉलेजेस में लेटरल एंट्री है, वो अलग बात है, बट उसमें भी आपको टॉप 1% में या पता नहीं क्या आना पड़ता है, वो अलग क्राइटेरिया है, समझ गए? तो कुछ बच्चों की पता है एक अलग समस्या है, उनके पेरेंट्स ने पीडब्ल्यू का बैच तो दिलवा दिया, साथ साथ में उनकी बोर्ड की कोचिंग भी लगवा दी, है ना? बहुत सारे ऐसे बच्चे लगवाते हैं कि बोले भाई तू पीडब्ल्यू जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर बोर्ड के लिए अलग से कोचिंग कर, ये कोचिंग वाले हैं, ये कुछ नहीं पढ़ाते, तू बोर्ड की अलग से टीचर लगा ले। और वहां जा रहे हैं, बोर्ड वाले टीचर कुछ नहीं, बोले क्या पढ़ना है, बोले एक्सरसाइज 4.2 कर ले। बच्चा 4.2 निकाल के बैठा, सर 3 लाइन की 4.2 है, खत्म होगी 4.2। तो देखो अभी तुम, मैंने भी ऐसे बहुत सारा, मैं तो टीचर हूं, मैं तो पढ़ भी नहीं रहा हूं क्लास 12th में, मैंने भी समझाने की कोशिश की अपने ही किसी मतलब परिवार में ही है, उनके पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की, मैं कहा इसको बोर्ड्स पे नहीं अच्छा है पढ़ने में, इसको जेई की प्रिपरेशन करने दो, बोर्ड्स अपने आप हो जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, तू बोर्ड्स पे ध्यान दे। और कुछ नहीं, अगर मैं खुल के बताऊं तो कुछ नहीं, मेरी मौसी मौसाई है, उनकी बेटी इस बार 12th में आई है, वो अलग बात है कि वो नीट की प्रिपरेशन कर रही है, तो मैंने उसको बोला तू नीट पे ध्यान दे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नीट बढ़िया प्रिपरेशन कर। मौसी बोली ना 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 ना, बोर्ड्स की कोचिंग जरूरी है, समझ रहे हो? तो भाई साहब ये काम अब की बार होगा, तो अपने पेरेंट्स को ऐसे एकदम जाके चैलेंज मत कर देना कि आगे से बाबा बोर्ड का कैसे बोल दिया, ना ना ना। हाँ बोले देखो ये सर ने हमें आज पढ़ाया 4.2 एक्सरसाइज पापा मैंने पूरी कर दी, 4.2 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की हुई दिखाना, बातों बातों में नहीं पुल मत बना देना। हाँ पापा कर दी मैंने, पापा अभी भी जाना जरूरी है क्या? वो बोले हाँ, तो कोई बात नहीं, हफ्ते 10 दिन और झेल लो, क्योंकि वहां पे टाइम वेस्ट ही हो रहा है यार, जा रहे हो आ रहे हो, समझ गए कि नहीं समझे? हाँ हो गई है भाई, ये पढ़ाया स्पेशल इसलिए है, वरना ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास 11th में बता चुका हूं। अब आज जाकर ये निपटा देना, आजा आजा जल्दी आजा, फिर आगे चलेंगे जल्दी से। हाँ, और बोर्ड के खिलाफ बोलना भाई साहब बहुत खतरे से खाली नहीं है, मैं बोल के देख चुका हूं। जब मैं अपने घर में ही कन्विंस नहीं कर पा रहा, तो तुम्हारे वालों को कैसे करूंगा कि इसको बोर्ड की तैयारी मत करवाओ। बट बिलीव यू मी, अगर आप जेई की बहुत अच्छे से क्लासेस को रिगरसली फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हो तो आराम से हो जाएगा। मैं तुझे बोर्ड का आने वाला सवाल भी बता दूंगा कि कहां से आएगा,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से बोर्ड में सवाल पूछा जाता है, बड़े मार्क वाला जो क्वेश्चन आता है ना वो, उसमें कैसे लिखकर दिखाना है वो भी बता दूंगा। पापा पापा आज प्यार से जाकर आज पहली बार अपने पापा के सामने मैथ्स वाले टीचर की तारीफ, पापा आवर मैथ्स टीचर इज सो रिलेटेबल, ही इज टीचिंग अस बोर्ड्स ऑल्सो, वाई यू आर फोर्सिंग मी टू गो टू द अनदर बोर्ड टीचर, पापा लेट मी स्टे हियर, पापा प्लीज पापा। पापा जाता है कि निकालू चप्पल। दिखने में ही सवाल खतरनाक है ना? लव यू बोल रहे हैं। अरे आईसीएससी भी हो जाएगा भाई। एक तो तुम लोग अपने अपने बोर्ड की भाई साहब झंडा तुमने सबसे ऊपर उठा रखा है। आईसीएससी, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड सारे कवर हो जाएंगे। तू मुझे एक बार पढ़ाने तो दे, तीसरा ही दिन है। हाँ सुन रहा हूं, बहरा नहीं हूं मैं। हो जाता है कई बारी। देखो कुछ चीजें आपको इस जर्नी का हिस्सा है, वो आपको झेलनी पड़ेगी। अभी तो कुछ भी नहीं है। एक और सिचुएशन जो अभी आ रही है थोड़ी दिन बाद में, ज्यादा दूर नहीं है वो सिचुएशन। अभी तुम्हारे स्कूल में सीटी, पीटी, एलटी, टीटी, पता नहीं क्या क्या होने वाले हैं ना वो टेस्ट, पहले वाले छोटे लेवल के 20-20 मार्क्स वाले। अभी तो तुम्हारे उसमें नंबर कम आएंगे, किसी एक सब्जेक्ट में तो आ ही जाएंगे। क्योंकि मैं यहां पे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पहले पढ़ा रहा हूं, वहां पे पता चला रिलेशन फंक्शन आईटीएफ आ जाए तो तुम्हारे वहां पे पत्ते बिखरे हुए मिलेंगे, तुम्हारे वहां नंबर कम आए। ओहो, उसके बाद में तो साक्षात भगवान उतर आए ना। तेरे उस टेस्ट में नंबर कम आने के बाद में भगवान खुद धरती पे आ जाए और तेरे पिताजी को समझाए कि भाई इसको बोर्ड की तैयारी रहने दे, मत करवा। बोले कैसी बात कर रहे हो प्रभु, ये तो बोर्ड की ही तैयारी करेगा। अभी हाँ यूटी सॉरी, अभी तो यूटी होने दो, यूटी का रिजल्ट आने दो, फिर तुम्हें एक बैटल लड़नी है, बैटल मी वर्सेस माय पेरेंट्स। और बैटल किसकी है? सिर्फ पढ़ाई की। तुम भी पढ़ना चाह रहे हो, वो भी पढ़ाना चाह रहे हैं, तुम जेई करना चाह रहे हो, वो बोर्ड्स पढ़ाना चाह रहे हैं। मतलब बड़ी खूबसूरत बैटल है। वरना एक लड़ाई ये होती है कि भाई मैं तो पढ़ना नहीं चाह रहा सर, मेरे पिताजी पीछे पड़ेगी, तू पढ़। ये एक अलग टाइप की बैटल है, उसमें लात गुस्से चल जाते हैं, अलग बात है। सिर्फ पिताजी की तरफ से तू मत चला देना। ठीक है, ऐसा सोचना भी नहीं है, वो अलग बैटल है। यहां पर तो सर मैं पढ़ना चाह रहा हूं, पिताजी भी पढ़ाना चाह रहे हैं, वो कुछ और पढ़ाना चाह रहे हैं, मैं कुछ और पढ़ना चाह रहा हूं। आपस में सर विचारों की लड़ाई है। जीतेंगे पिताजी। कोई हरा पाया है क्या आज तक? ये आराम से देखकर बताओ ये क्या लिखा हुआ है। ऐसे तुम नहीं सोच पाओगे। अगर मैं इस पे रूट लगा दूं तो ये सवाल सिर्फ नाम नाम का ही चैलेंजर है। अरे यहां पर ध्यान से देखिए, नाम नाम के चैलेंजर करवाए जाते हैं, पूरा माहौल बनाया जाता है। क्या ये वैल्यू 3 है? है ना? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2। क्या ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस लिखी हुई है? हाँ, जल्दी से इमेजिन कर, अगर दो पॉइंट्स मैं तुझे दे दूं तो x1 y1 और x2 y2, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस लिखने के लिए बोलूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से तो यही लिखेगा। मेरे ख्याल से बात समझ गए? बस शुरू हो जाओ। +-3 नहीं, रूट का जवाब हमेशा पॉजिटिव होता है, ये गलती मत कर भाई। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाया है, ठीक है, तो इसका जवाब +-3 लिखेगा। कैसी बात कर रहा है? इस तरफ स्क्वायर रूट है ना भाई, स्क्वायर रूट का आंसर कभी नेगेटिव थोड़ी आया है। ना 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 ना, इस बात को यहीं दबा दिया जाए। यस, ठीक है। वैसे ही सर ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज x2 y2 और x3 y3 के बीच की डिस्टेंस 16 नहीं है, 4 है, ध्यान रखना। तो मैंने कहा एक बार बता, अगर मैं ये पॉइंट्स बनाऊं कि यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया x1 y1, यहां पर मैंने दूसरा पॉइंट लिया x2 y2, है ना? इन दोनों के बीच की दूरी है जी 3। बहुत बढ़िया। फिर x2 y2 और x3 y3 के बीच की दूरी है सर 4। x3 y3 और x2 y2 के बीच की दूरी जो है वो है 4। फिर यहां से देख, इसका स्क्वायर रूट इमेजिन कर, दैट इज x1 y1 और x3 y3 के बीच की दूरी है 5। इसका मतलब है गुरुजी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना? 3, 4 और 5 ऑब्वियसली साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल।
मैंने कहा अगर मैं इसका एरिया तुझसे पूछता तो तू एरिया यही बोलता, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और वो एरिया होता कितना? तो सर वो एरिया होता हाफ, बेस इज 3, हाइट इज 4, दैट इज 3 इंटू 4, हाफ और हाफ कैंसिल कर दे सर, ये वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सर 12 आएगी अगर हम गिवन इंफॉर्मेशन को ऐसे पहले ड्रॉ कर लें और फिर इसके एरिया के बारे में सोचें। सर आपने एरिया के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि ये डिटर्मिनेंट जो है ये एरिया में ही बनता है ना। अब भाई वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है। ये पावर 2 देखना भूल गए क्या? 144 इज अवर एफएनएफ। एफएनएफ का मतलब है फुल एंड फाइनल। तो कुछ लोग इसका आंसर 12, कुछ लोग इसका आंसर 36, कुछ लोग इसका आंसर कुछ और दे रहे हैं। इसका आंसर इज बेसिकली 12 का स्क्वायर, दैट इज 144। कितने लोगों को बात समझ में आई? तो हमें सिर्फ ये रीड करना था कि ये ऐसे लिखा हुआ है, x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी है, ये x2 y2 और x3 y3 के बीच की दूरी है, और ये x1 y1 और x3 y3 के बीच की दूरी है। उसके बाद में सर ये वाला जो प्रोग्राम है ये हमने सीखा कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल में बनता है। ये लेफ्ट द चैट, कौन हो गया लेफ्ट द चैट? नाउ अब हम उस चीज पे मूव कर रहे हैं जो कि इस चैप्टर का एक बड़ा पार्ट है। बाबू राव जी हैं ये, है ना? ऐसे लिखा जाएगा क्या? बाबू भैया है, ये बाबू है और ये ए राजू, है ना? तो बाबू भैया बोल रहे हैं, मतलब दोनों को डिटर्मिनेंट का एक सवाल दिया गया, वो बोल रहे हैं कि तूने इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर दिया? क्योंकि अभी तक की बताई गई नॉलेज के हिसाब से आप डिटर्मिनेंट का क्या समझते हैं? कोई भी डिटर्मिनेंट हमेशा सामने आएगा उसको ओपन कर देंगे सर, है ना? डिटर्मिनेंट कोई भी सामने आएगा उसको हम हमेशा क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। करना एक बार ओपन, है ना? करो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, ओपन करके जोड़ो। अब की बार इसमें कोई भी 2 एलिमेंट जीरो नहीं है, ना ही 3 एलिमेंट जीरो है। हाँ, तो मतलब सर डिटर्मिनेंट की क्या है? प्रॉपर्टीज। राजू ने बोला कि प्रॉपर्टीज का चक्कर है बाबू भैया, कि आपके पास डिटर्मिनेंट आया, आप उसको ओपन करने चले गए। आपके पास डिटर्मिनेंट आया, आप उसको ओपन करने चले गए। आपके पास एक ही तरीका है, इसके पास बहुत सारी तरीके हैं। अब ये प्रॉपर्टीज जानता है, क्या आप भी प्रॉपर्टीज जानना चाह रहे हो? यस और नो? यस है तो बहुत अच्छी बात है, नो है तो यस लिखकर भेजें प्लीज। पहली प्रॉपर्टी ये रही, ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। सर ट्रांसपोज क्या उधार है क्या? ट्रांसपोज बताता हूं बेसिकली व्हाट इज ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ट्रांसपोज इज कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स, और वाइसी वर्सा, या उल्टा भी, क्योंकि जब आप रोज को कॉलम में बदलोगे तो कॉलम अपने आप रोज में बदल जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, है ना? मतलब वो ये बोल रहे हैं, ध्यान से देखना, ट्रांसपोज वाली चीज सिखाना चाह रहा हूं कि भाई कोई डिटर्मिनेंट है जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू तो बाद में देखेंगे, पर ये लिखा हुआ है 1 2 3 -1 5 0 3 1 -4। ये आपके पास में एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, ठीक है? अब ट्रांसपोज क्या है जरा देखना ध्यान से। ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है वो बताओ। मैं अगर इसका ट्रांसपोज लेने के लिए बोलूं, टेक ट्रांसपोज, तो वो क्या बोल रहा है? रोज को कॉलम में बदल लो, सामने देखते रहना। तो एक ऊपर छोटा टी लगाया जाता है, दैट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसपोज। ये जो टी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसपोज को। कि रोज को कॉलम में बदल दो, कि ये जो रो है ना, ये रो थी रो 1, अब रो 1 को कॉलम 1 बना दे।
रो 1 थी 1 2 3, कॉलम 1 हो जाएगा 1 2 3। रो 2 थी -1 5 0, तो कॉलम 2 हो जाएगा -1 5 0। रो 3 थी 3 1 -4, कॉलम 3 हो जाएगा 3 1 -4। तो ये डिटर्मिनेंट है, तो ये इसका ट्रांसपोज है। ये डिटर्मिनेंट है तो ये इसका ट्रांसपोज है, ये डिटर्मिनेंट है तो ये इसका ट्रांसपोज है। अब आप देख लो, यहां पर जो आपके पास में कॉलम 2 है वो यहां पर रो 2 है, देख ले। जो यहां पर आपके पास में रो 3 है वो यहां पर कॉलम 3 है। तो कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, सारे के सारे रोज को सारे के सारे कॉलम्स में बदल दो। रो 1 कॉलम 1 बनेगा, रो 2 कॉलम 2 बनेगा, रो 3 कॉलम 3 बनेगी। अपने दिमाग में वो जो शैतानी कीड़े हैं उनको निकाल फेंकिए कि सर रो 1 को कॉलम 2 बना दूं तो दैट इज नॉट ए ट्रांसपोज। नंबर नहीं चेंज करना है, रो 1 है तो वो इधर जाकर कॉलम 1 बनेगा, ये रो 2 है तो वो इधर जाकर कॉलम 2 बनेगा, ये रो 3 है तो वो इधर जाकर कॉलम 3 बनेगा। और जब आप ऐसा करोगे तो रो कॉलम में बदले, कॉलम रो में बदले। कितने लोगों को ट्रांसपोज समझ में आ गया? अब इन दोनों की वैल्यू सेम क्यों आती है? प्रॉपर्टी ये बोलती है कि डेल्टा और डेल्टा टी की वैल्यू सेम होती है। कारण बताओ। तो मैंने कहा एक बात बता, इसमें रो 1 के अलोंग ओपन करना और इसमें कॉलम 1 के अलोंग ओपन करना, बात तो एक ही है। ओपन करने की जरूरत भी नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि इसको पहले ओपन करके देखो फिर इसकी जो वैल्यू आएगी, फिर इसको ओपन करके देखो इसकी जो वैल्यू आएगी, दोनों को कंपेयर कर रहे हो। ना ना ना, इसकी रो 1 कौन है? 1 2 3। तो सर आपने हमें किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के 6 ऑप्शंस दिए थे, 4 ये 2 यहां पर थे, नीचे कर रखा था हाथ। मैं ऐसे करता हूं 6 ऑप्शन, तो ये मत सोचा करो ये 4 ये 2 ये वाले हैं। तो आपने 6 ऑप्शंस दिए, सर इसमें हम रो 1 के लॉन्ग ओपन करें तो इसमें कॉलम 1 के लॉन्ग ओपन कर लेंगे। सेम है, सेम, यस, सब सेम है। तू निकाल के देख ले। 1 को किससे मल्टीप्लाई करता? इस छोटू डिटर्मिनेंट से, 5 0 1 और -4। अभी भी वही तो है ना? टुन 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 टुन। तो ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। कितने लोगों को बात समझ में आई? अबे डार्क क्या है यार, एक डार्क बड़ा तुम्हारे तो। चलिए जी, अगली नंबर प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल और मल्टीपल ऑफ ईच अदर, देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। अगर दो रोज आइडेंटिकल हो जाए, जैसे एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, ये रो 2 और रो 3 कैसी है? आइडेंटिकल है। ठीक है, या तो सर आइडेंटिकल हो जाए या एक दूसरे की मल्टीपल हो जाए। मल्टीपल मतलब कि रो 2 पी क्यू आर है, रो 3 जो है वो इन सभी को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा टाइम्स पी, अल्फा टाइम्स क्यू, अल्फा टाइम्स आर। ये सेकंड सिचुएशन। और थर्ड सिचुएशन, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम शून्य हो जाए। इस केस में तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगी, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस केस में डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगी, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है सर? बहुत सिंपल सा कारण है, हम इसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। जिसके सारे एलिमेंट 0 है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी। अब सर इन दोनों की वैल्यू 0 क्यों आती है? मैंने कहा ओपन करके देख। प्लस माइनस प्लस, इसके अलोंग ओपन कर तो प्लस एक्स क्यू आर माइनस क्यू आर, फिर माइनस इंटू वाई। ठीक है, माइनस इंटू वाई। तो सर माइनस इंटू वाई, ये और ये हटाओगे तो पी आर का डिटर्मिनेंट वैल्यू, सर दैट इज 0। और प्लस इंटू जेड, तो इसका कॉलम और इसके रो हटाने के बाद में पी क्यू की डिटर्मिनेंट वैल्यू, सर दैट इज 0। तो दो रोज जैसे ही आइडेंटिकल हुई, इस रो के सारे कोफैक्टर 0 हो गए, है ना? अब सर यहां पर सेम ही बात तो है, अगर किसी को अल्फा से मल्टीप्लाई भी कर दोगे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अभी भी प्लस इंटू एक्स,
ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका जो को फैक्टर लिखोगे दैट इज अल्फा क्यू आर माइनस अल्फा क्यू आर, फिर माइनस इंटू वाई दैट इज अल्फा पी आर माइनस अल्फा पी आर, और प्लस इंटू जेड अल्फा पी क्यू माइनस अल्फा पी क्यू। देख ले भाई, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है ना। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? 3 बातें मैंने बोली और तीनों में मैंने एग्जाम्पल रोज वाले लिए हैं, इसमें एग्जाम्पल कॉलम वाला लिया है। जो बात आपको रो के लिए बताई गई है वो कॉलम के लिए भी वैलिड है, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की 2 रोज आइडेंटिकल हो जाए आपस में, रोज आपस में आइडेंटिकल, कॉलम आपस में आइडेंटिकल, है ना, इस वाले डिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 मत बोल देना। मैंने यार इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू तूने 0 कैसे बोली? सर आप जो नहीं बताते वो हम पहले समझते हैं। ये देखो सर, इसकी रो 2 और कॉलम 2 आइडेंटिकल है, तो मैंने कहा इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 भी नहीं है। 2 रोज आपस में आइडेंटिकल या 2 कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल, 2 रोज आपस में एक दूसरे की मल्टीपल। एक दूसरे की मल्टीपल का मतलब है कि एक रो के एलिमेंट्स को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर कर दूसरी रो तैयार की गई हो। इसकी बात 0 नहीं बोली है मैंने। 2 रोज आपस में आइडेंटिकल या एक दूसरे की मल्टीपल, 2 कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल या एक दूसरे की मल्टीपल, इन सभी केसेस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। अब देख लो भाई, इफ एनी 2 rows or columns are identical or multiple of each other, then value of determinant is 0. If all the elements of any row or column is 0, if all the elements of any row or column is 0, then also the determinant value is 0. ठीक है। अब जैसे ये वाला सवाल है, अब सर इसमें कहीं पर भी 0 नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू मैं आपको निकालने के लिए बोलूं, बस लास्ट प्रॉपर्टी है, फिर अगली प्रॉपर्टी आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोलूं, अब आपको प्रॉपर्टीज प्रायोरिटी है, हम प्रॉपर्टीज के बारे में पहले सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इसको एक्सपेंड करने चले जाएंगे। तो मैंने ध्यान से देखा यार कि अगर ये रो 1 है, इफ दिस इज रो 1, तो ये जो आपकी रो 2 है ना, सॉरी रो 3, रो 3 इज 6 टाइम्स रो 1। रो 1 के सारे एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 6 18, 7 इंटू 6 42, 8 इंटू 6 48। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि रो 3 इज ए मल्टीपल ऑफ रो 1। मल्टीपल समझ गए कि रो 1 के सारे एलिमेंट्स को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो तैयार की जाए। यहां आइए जी, यहां क्या है सर, यहां पर रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल ही है, तो सर इसकी वैल्यू वैसे ही 0 होगी। 91 92 93, 91 92 93, वैल्यू क्या होगी? 0। रो 1 और रो 3 बराबर है। ठीक है भाई, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। कुछ डू इट बाय योरसेल्फ मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, सभी बच्चों ने मुझसे कमेंट करने के लिए बोला है डिब्बी नंबर 2 सर डिस्कस कर लीजिए, तो फटाफट डिब्बी नंबर 2 डिस्कस करता हूं। एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इसके एलिमेंट्स है। डी कैन नॉट बी, डी मतलब उसकी वैल्यू, डी मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू, क्या नहीं हो सकता? वेयर AI BI एंड CI, अरे यार ये सवाल ही इनकम्प्लीट है, तुम्हारी गलती नहीं है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। काला खट्टा सिचुएशन एंड रियली सॉरी भाई। पहली क्लास का सवाल, मैंने इस सवाल को देखा, मुझे तो ठीक लगा था। वेयर AI BI and CI are cofactors of AI BI and CI respectively। ये पूरा है, कोफैक्टर है ये। मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो A1 का कोफैक्टर है जी कैपिटल A1, इसका कोफैक्टर है कैपिटल A2, इसका कोफैक्टर है कैपिटल A3, इसका कोफैक्टर है कैपिटल B1, इसका कोफैक्टर है कैपिटल B2, इसका कोफैक्टर है कैपिटल B3।
इसका कोफैक्टर है कैपिटल C1, इसका कोफैक्टर है कैपिटल C2 और इसका कोफैक्टर है जी कैपिटल C3। तो अगर मैं कॉलम 3 के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ूं तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट D। कॉलम 1 के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ूं तो दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट D। सेकेंड रो के A2 B2 C2 कहां बैठे हैं? सेकेंड रो के कोफैक्टर्स हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं, और A1 B1 C1 फर्स्ट रो के कोफैक्टर है, तो सर ये वैल्यू आएगी 0। B1 सर ये वैल्यू आएगी D, क्योंकि एलिमेंट भी फर्स्ट रो के हैं और कोफैक्टर भी फर्स्ट रो के हैं। तो वो पूछ रहा है इनमें से कौन सी वैल्यू D के बराबर नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में 3 4 5 ये आपको खुद सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा और आगे चलता हूं। ठीक है, मुझे लग रहा था कि आपको 4x4 में दिक्कत आ रही है तो एक और ले आया हूं और उसके बाद में एक सवाल और ले आया हूं। ध्यान से देखना। ठीक है, ये 2 सवाल और ऐड किए हैं। अभी आपको हल्का हल्का रखना है, डिब्बी कंप्लीट करने हैं। और आपके लिए आज डीपीपी नंबर 1 जो है वो अपलोड कर दी गई है, ये भी आपको कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 4.2 भी आपको कंप्लीट करनी है। और इसी के साथ आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, यस यस यस, मुझे पता है आप लोग अभी कंटिन्यू बोल रहे हैं, मैं भी कंटिन्यू करना चाहता हूं, बट बिलीव मी अभी इतना ठीक है ना, शुरू शुरू में रहने देते हैं, है ना? क्या बोलते हो? हाँ मुझे पता है 8:15 तक आपको पढ़ाना है, वो भी मुझे पता है। 2-3 कारण है। एक, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, बीच में मैंने कहीं पर भी पॉज नहीं लिया, गर्म पानी नहीं पिया, तो थोड़ा सोच रहा हूं वैसे। वरना घबराओ मत। ठीक है, जो अर्जुना में पुराने वाले हैं वो जानते हैं कि मैं कंट्रोल करके पढ़ा रहा हूं, वरना जब मैं पढ़ाने में आता हूं तो तुम जानते ही हो यार, पता नहीं कहां बह जाता हूं। ठीक है ना? रिलैक्स कीजिए, मस्त रहिए प्लीज। ठीक है, आराम से। और आज या कल में जेई वाला चैनल पर एक वीडियो मैंने छोटी सी बनाकर डाली है, वो आपको सभी को देखनी चाहिए। दैट इज आइडियल टाइम टेबल फॉर जेई एस्पिरेंट। तो वो वीडियो देख लेना जब भी आपका थोड़ा बहुत पढ़ाई से ब्रेक लेने का मन करे। व्हाट इज आइडियल टाइम टेबल फॉर जेई एस्पिरेंट, कुछ उसमें मैंने अपने पॉइंट शेयर किए हैं, आपको अच्छे लगे तो जरूर फॉलो करना। इसीलिए थोड़ा सा अभी ध्यान रखो, कोई बात नहीं, मॉड्यूल से होमवर्क भी दे दूंगा। तुम इतनी उतावले क्यों हो? एक बात मुझे सिंपल सी बताओ, तुम्हें अभी इतनी जान लगानी है? क्योंकि मोटिवेशन बहुत हाई, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी रिलैक्स करो, जब जान लगाने की बारी आएगी तो मैं बता दूंगा बेटा अब जान लगानी है। होमवर्क कम है, क्लासेस रिलैक्स्ड है, चलने दो, है ना? एंजॉय करो, एंजॉय करो, क्योंकि सर ये प्रेशर तो बढ़ने ही वाला है। जब तक प्रेशर कम वाला पीरियड है तब तक एंजॉय करते हैं, है ना? और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। बिलीव मी, पिछले साल अर्जुना वालों को पढ़ाया था और लास्ट में मुझे नहीं पता था कि मैं ही वापस आने वाला हूं, बट आपने लास्ट क्लास अगर ध्यान से देखी होगी तो कहीं ना कहीं एक हिंट मुझे लग रहा था कि यार मुझे अर्जुना अब लक्ष्य वालों को पढ़ाना है वापस, यही बच्चे आगे कैरी फॉरवर्ड होकर अर्जुना से लक्ष्य में जाएंगे। एक अटैचमेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि तुमने पिछले साल का मैक्सिमम वक्त मेरे साथ गुजारा है, अपने टीचर्स के साथ गुजारा है। इतना इंटरेक्शन तुमने अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से भी नहीं किया होगा जितना तुमने अपने टीचर्स को सुना है। सेम हमारे साथ भी है, इतनी बातें हमने अपने घर वालों से भी नहीं की होगी जितनी तुमसे की है। अब वो अलग बात है कि मतलब बातें हमने पढ़ाई वाली की। ठीक है ना? तो मजा आया बस। ठीक है, अब हमारी जो मुलाकात है इस वीक में नहीं होने वाली है। मंडे ट्यूसडे एंड टुडे इज वेडनेसडे, 3 ही दिन क्लासेस थी। 2 दिन आपकी और लगेगी, दैट इज थर्सडे फ्राइडे। उस दिन केमिस्ट्री फिजिक्स है, तो एंजॉय और केमिस्ट्री फिजिक्स। मेक श्योर कि कोई भी बैकलॉग नहीं बनने देना है, मोटिवेटेड रहना है, लोगों की बातों पे नहीं आना है, एनसीईआरटी का होमवर्क करके पेरेंट्स को दिखाना है और उनको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि पापा बोर्ड्स की तैयारी यहां से भी हो रही है, आप एक बार विश्वास करके देखिए। और जब पेरेंट्स आप पे विश्वास करें तो फिर भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी और मेरी दोनों की बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि वो विश्वास टूटा मतलब बोर्ड्स में गड़बड़ होना, फिर तो तू मतलब चाह कर भी टाइम वेस्ट नहीं कर पाएगा। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, एंजॉय द गेम, मजे आएंगे। थैंक यू।